इस चैप्टर का नाम है इंडिया एंड नेबर्स। तो ये बेसिकली सबसे इजी चैप्टर है। इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो भारत के दो मेन नेबर कंट्रीज़ हैं, चाइना और पाकिस्तान, तो उनके साथ हमारा कंपैरिजन है। तो बेसिकली इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। मतलब पहले तो चाइना के बारे में और पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया कि भाई वो कैसे थे, वो कैसे थे, और फिर जो कंपैरिजन है वो दो पैरामीटर्स पर है, एक इकोनॉमिक और एक ह्यूमन डेवलपमेंट। ये है चैप्टर। तो जैसे हम अगर स्टार्ट करें इसमें, तो देखो पहले इंट्रोडक्शन में तो सिमिलैरिटी बता रखी है। सिमिलैरिटी ये है कि तीनों ही देशों को एक साथ लगभग आज़ादी मिली थी। इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में और चाइना को 1949 में। फिर तीनों ही देशों के जो 5 ईयर प्लान्स थे वो भी लगभग सेम टाइम पे स्टार्ट हुए थे। इंडिया का 1951 में, पाकिस्तान का 1956 में और चाइना का 1953 में। लेकिन और तीसरी बात, 1980s तक तीनों कंट्रीज़ जो हैं वो लगभग सेम ग्रोथ रेट पर ही चल रहे थे। लेकिन 1980 के बाद किसने बाजी मार ली? चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर रिफॉर्म्स जल्दी आ गए थे। तो खैर फिर हमें चाइना के बारे में पढ़ना था। तो चाइना की हमें मेन इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल पाथ के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको समझाया था तो कि चाइना की जब भी आप स्टडी करो तो चाइना को 1978 से पहले और 1978 के बाद ऐसे तोड़ लो। तो 1978 से पहले की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई वो हुई जीएलएफ से, जीएलएफ कैंपेन 1958 से, जहाँ का एक बहुत बड़ा आपको बताया था लीडर था माओ। तो माओ का एम था इस कैंपेन में कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना है। तो माओ ने बोला हर छोटे से छोटे आदमी को कि आप अपने बैकयार्ड में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री लगाएं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करें। और माओ ने कॉम्यून सिस्टम स्टार्ट करवाया जिसमें छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर कल्टीवेशन करते थे, अपनी लैंड को मिलकर कॉम्यून सिस्टम का यूज़ करते थे। लेकिन फिर जीएलएफ कैंपेन में बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा जिसमें 30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और फिर ये ख़त्म हो गया जीएलएफ कैंपेन। लेकिन माओ यहाँ पर रुका नहीं। 1965 में माओ फिर लेकर आया एक दूसरा रिफॉर्म जिसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसकी स्टोरी में मैंने आपको ये बताया था कि माओ ने बोला यंग लोगों को, यंग प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को कि भाई आप सब दूर जाओ, शहर से बाहर जाओ। तो उनको वो दूर भेजता था, थोड़ा सा हटके एरिया में, कंट्री साइड में, और वहाँ पर उनको वो ट्रेनिंग दी जाती थी। और बेसिकली उनके हाथों में एक लाल किताब दे दी जाती थी जिसमें माओ के मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते थे, और उन लोगों को रेड गार्ड्स बोला जाता था। तो ये था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो इसमें भी चाइना को ये बोला, माओ ने ये बोला कि भाई देखो आप सबको काम करना पड़ेगा, और मेनली वो क्रिटिसाइज़ करते थे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को। लेकिन जब 1976 में माओ की डेथ हो गई और ये रिफॉर्म ख़त्म हो गया, तब फिर एक्चुअल में सारी चीज़ें चाइना के अंदर बदली, और फिर 1978 के अंदर चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए जिसमें माओ ने जो कुछ भी करा था उन सब बातों को ख़त्म कर दिया या उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। और फिर चाइना के अंदर 2 फेजेस में रिफॉर्म आए। फेज़ 1 में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर, और फेज़ 2 में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब वो रिफॉर्म क्या थे या उन रिफॉर्म्स में मेन चीज़ क्या थी वो अगले पॉइंट में है। एक तो डुअल प्राइसिंग सिस्टम देखने को मिला, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म में। डुअल प्राइसिंग सिस्टम में क्या था, अगर आप ए पॉइंट याद करो, फार्मर्स को और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कहा गया था कि आप आपस में फिक्स्ड क्वांटिटीज़ खरीदोगे बेचोगे फिक्स्ड प्राइस पर जो सरकार तय करेगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ भी खरीदना बेचना है वो मार्केट के प्राइस से खरीद सकते हो। तो मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी रोल हो गया और थोड़ा सा मार्केट प्राइसेस भी हो गए। तो दोनों तरह की प्राइसिंग थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डुअल प्राइसिंग। अच्छा, दूसरा इस रिफॉर्म में क्या करा चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, SEZ, यानी कि फॉरेनर्स को बोला कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ तो हम आपसे 0% टैक्स लेंगे, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा सा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है। तो ये चाइना की कहानी थी। अच्छा, पाकिस्तान की कहानी तो अगर आपको मन भी ना करे पढ़ने का तो आप बिना पढ़े चले जाना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी की सारी बातें क्या हैं,
सेम है इंडिया की तरह। तो जो आपने इंडिया के सारे चैप्टर्स पढ़े शुरू से लेकर 1 2 3 वो सारे सेम है। इन्होंने भी देखो फर्स्ट पॉइंट में मिक्स्ड इकनॉमी ऑप्ट करी, फिर इन्होंने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो करी, इन्होंने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए, इनिशियली इन्होंने भी पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया और 70s के बाद फिर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट लास्ट वाला है कि लेट 70s तक आते आते पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सपोर्ट था, जो वो दूसरे देशों से लोन लेते थे, वो थोड़ा सा बढ़ गया था। तो ये था पाकिस्तान। बाकी अब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये आपको बताया था कंपैरेटिव डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पर। तो ये सब आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपको एग्ज़ाम के अंदर टेबल दे देता है। हाँ, बेसिक पता होना चाहिए कि भाई जैसे अगर हम ये 2017-18 के डेटा को हमने यूज़ करा, तो पॉपुलेशन में तो खैर अब आपको पता ही है भारत सबसे आगे निकल चुका है, और बाकी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है, चाइना की सबसे कम। डेंसिटी की अगर बात करें तो इंडिया की सबसे ज़्यादा है और चाइना की सबसे कम। सेक्स रेशो की बात करें तो चाइना का सबसे अच्छा है, इंडिया का सबसे ख़राब। देखो, फर्टिलिटी रेट की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है और चाइना का सबसे कम। अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना का सबसे तेज़ है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें मतलब हमें बस पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा है और कौन कम। हाँ, चाइना का एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए। 1979 में चाइना लाया था 1 चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि एक परिवार को एक ही बच्चा अलाउ था। अब इसमें शुरू में पॉलिसी लाने से पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, लेकिन क्या ड्रॉबैक हुआ बाद में? हाँ, एक टाइम ऐसा आ गया कि फिर चाइना की पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, यंग कम हो गए। तो फिर इसलिए 2016 में इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया चाइना। बाकी तो सब जेनरिक पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम जीडीपी की बात करें, तीनों देशों के कंपैरिजन जीडीपी के बेसिस पे करें, तो इसकी भी कहानी आपको बताई थी। अगर आप 1980s का याद करो कॉन्सेप्ट, तो उसमें चाइना में डबल डिजिट ग्रोथ थी, इंडिया की सबसे पीछे थी और पाकिस्तान नंबर 2 पे था। लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे आगे चल रही है और पाकिस्तान की सबसे कम चल रही है। तो ये बात मतलब इनकी जीडीपी के लिए हो गई। अच्छा, फिर था पीपीपी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये तो आपको ही बताया था कि दुनिया के सारे अलग अलग देश होते हैं, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती है। तो कंपैरेबिलिटी रखने के लिए हम जीडीपी को यूएस डॉलर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोल देते हैं पीपीपी। अच्छा, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, इसका मैंने पूरा एनालिसिस भी आपको लिखवाया और समझाया था, सारे पॉइंट्स भी इसके नीचे लिखवाए थे हर कंट्री के हिसाब से। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत ही अच्छी टेबल है। इसके मैंने आपको कहा था कि एनालिसिस क्वेश्चन आता है, इसकी रीडिंग ज़रूर लेना। अब इसमें जैसे आप देखो दो बातें, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है 16%, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी सेम, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम और सर्विस का सबसे ज़्यादा जीडीपी में। चाइना की बात करें, मैंने उल्टा बोल दिया, चाइना में भी एग्रीकल्चर का सबसे कम और सर्विस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान की अगर आप बात करोगे, पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो सबसे कम है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, बाकी हाईएस्ट सर्विस सेक्टर का है। तो ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अच्छा, लेकिन अगर मैं वर्कफोर्स देखूं कि किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और सबसे कम लोग इंडस्ट्री सेक्टर में। चाइना में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और सबसे कम लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान का भी लगभग इंडिया की तरह सेम ही है। तो ये बेसिकली पूरा एनालिसिस है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को लेकर और इनके वर्कफोर्स को लेकर, है ना। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको मैंने दे रखी थी, वही लिखी हुई भी हैं नोट्स के अंदर मेनली। तो हाँ, कंक्लूजन बस पता होना चाहिए, वो आप याद रखना अच्छे से। तो कंट्रीब्यूशन में मैंने मोटा मोटा ये बताया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, वो काफ़ी कम है इंडिया और पाकिस्तान का, और वो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ पहले करी थी 80s के दौर में, लेकिन फिर वो बाद में कम हो गई थी। और सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर का अगर आप देखोगे तो तीनों ही देशों के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मतलब जो टेबल में कंक्लूजन था वो ये था मेनली।
अच्छा, फिर तीनों देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी कंपैरिजन है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी आपसे सिंपल एनालिसिस क्वेश्चन पूछेगा या फिर बेसिक आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देखो, अब HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसकी वैल्यू के बेसिस पे अलग अलग देशों को रैंक मिलती है। तो बस इसमें मैंने आपको कहा था, इसको बस ऐसे याद रखो, जो सबसे बेस्ट है उसको येलो और जो सबसे बेकार है वो पाकिस्तान। तो HDI में चाइना की रैंक सबसे अच्छी, पाकिस्तान की सबसे खराब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी चाइना सबसे अच्छा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में भी चाइना सबसे अच्छा, GDP पर कैपिटा में भी चाइना सबसे ज़्यादा, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में चाइना सबसे अच्छा क्योंकि सबसे कम लोग हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी चाइना सबसे अच्छा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में भी चाइना सबसे अच्छा, पॉपुलेशन यूजिंग सैनिटेशन सुविधाएं में भी चाइना सबसे आगे, पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर में भी चाइना सबसे आगे, बाकी मैल न्यूट्रिशन के केसेस में भी चाइना सबसे बेहतर और इंडिया उसमें सबसे खराब। तो ये मतलब पैरामीटर्स थे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले पैरामीटर्स थे। तो ये तो हो गया कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन जो आएगा वो एनालिटिकल होगा, आपको क्वेश्चन देगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोशिश करना एज इट इज़ लर्न कर लेना नोट्स में से या फिर मतलब बुक से या जैसे भी, इसका आपके पास आंसर याद हुआ हुआ होना चाहिए, रटा हुआ। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अप्रेजल करो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ का। देखो, चाइना की अपना एक कहानी थी, पाकिस्तान की अपनी कहानी थी, इंडिया की तो खैर है ही है। तो इंडिया की इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो तो पूरा कोर्स है आपका। लेकिन चाइना की जो कहानी है उसका अगर हम अप्रेजल करें तो अगेन वही कहानी, पहले आप 1978 से पहले की बात बताओगे और फिर 1978 के बाद की बात बताओगे। तो 1978 से पहले क्या था? वही हेल्थ सुविधाएं थोड़ी अच्छी थी माओ के राज में, कम्यून सिस्टम्स अच्छे बनाए थे और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो माओ का वो था रिफॉर्म, उससे पर कैपिटा आउटपुट उतना नहीं बढ़ा था जितना सोचा गया था। तो इसीलिए सरकार जो थी वो माओ के मतलब उस स्लो पेस ऑफ इकोनॉमी से खुश नहीं थी। तो 1978 में जब माओ रूल ख़त्म हो गया तो फिर रिफॉर्म्स आ गए। तो रिफॉर्म्स आने के बाद की कहानी है कि फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ी, रैपिड ग्रोथ रेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हुई, एजुकेशन की और हेल्थ की। तो मतलब चाइना की आपको कहानी लिखनी होगी तो आप ये लिखना, इसमें बना लेना। अच्छा, पाकिस्तान की कहानी लिखनी होगी तो उसमें आपको ये बताना है कि पाकिस्तान में 1980s के अंदर ग्रोथ रेट थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन 1990s में जब रिफॉर्म्स आए तो फिर ग्रोथ रेट उतना नहीं बढ़ा। और सबसे यूनिक चीज़ जो हुई पाकिस्तान की इकनॉमी में वो ज़रूर मेंशन करनी है कि जो पॉवर्टी है वो पहले कम हुई लेकिन फिर 1990s में पॉवर्टी दोबारा से बढ़ गई। अब उसका वो रीज़न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान में गरीबी क्यों बढ़ गई। तो 2-3 मेन रीजंस देने। पहला तो ये कि उनका एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था वो टेक्नोलॉजी पर बेस नहीं था, वो सिर्फ रेनफॉल पर भरोसा करते थे। दूसरा ये लिखना कि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कोई एक्सपोर्ट से ज़्यादा नहीं आता था, उनका फॉरेन एक्सचेंज सिंपली उन पाकिस्तानी वर्कर्स से आता था जो विदेशों में काम कर रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं। और तीसरा ये था कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फॉरेन लोन बढ़ गया था कि धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डेट का बर्डन बढ़ चुका था। तो ये कारण थे पाकिस्तान के अंदर दोबारा से पॉवर्टी रीइमर्ज होने के। हालांकि लास्ट में कंक्लूजन में ये है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा बेहतर हो रहा है ओवर द ईयर्स, लेकिन वैसे ख़राब ही है। बाकी इंडिया का तो खैर आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया का तो ऑलरेडी आप पूरा कोर्स पढ़ते ही हो। उसमें आप 1991 से पहले का भी बता सकते हो और 1991 के बाद का भी बता सकते हो। तो ये बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है। हालांकि इसमें कंक्लूजन में दे रखा है तीनों देशों का, ये तो आप रीड कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिटिकली अप्रेज करो चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी या पाकिस्तान की। तो क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में बस आपको यही करना है बेसिकली, ठीक है। बाकी इसका एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये वाली टेबल जो पहले दिखाई दी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट से जब पढ़ो तो इसको अच्छे से एनालाइज कर लेना कि सारी चीज़ें इसमें क्या हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलो तो डन डन।